Hi everyone. So starting with our question series, and this is going to be question series 2. Okay? Let's start. Question number 1. An alternative investment funds term sheet describes. So a term sheet क्या होता है? See, the term sheet is a document which outlines the fund का features, जैसे कि वो फंड मैनेजमेंट फी क्या चार्ज करता है, इंसेंटिव फी क्या चार्ज करता है, कोई इन्वेस्टर को अगर वो फंड में पार्टिसिपेट करना है तो मिनिमम अमाउंट उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट? फंड का टेन्योर क्या है, राइट? एंड उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज एंड ऑल दैट क्या है, ये सब कुछ टर्म शीट में लिखा हुआ रहता है, राइट? लेट्स सी. Describes its fee structure, सही है. एंड इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट्स, हाँ, इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम अमाउंट एंड ऑल दैट, ये तो सही लग रहा है. बी क्या कह रहा है? फी स्ट्रक्चर सही कह रहा है. मैनेजमेंट बायोग्राफीज, टर्म शीट के अंदर ना कभी भी फंड मैनेजर का बायोग्राफी नहीं रहता है, राइट? तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है. सी मैनेजमेंट बायोग्राफी कह रहा है, रॉन्ग. इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट्स सही है. तो ए इज द करेक्ट आंसर, फी स्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट्स. Question number 2. Compared to traditional investments, alternative investments are most likely to be more, ये तो full toss ball है, right? Alternative investments are more likely to be what? Leveraged. B. Question number 3. A company with moderate approach to working capital management. Moderate approach. अब इतना लाइन पढ़ के ना आपको 3 approaches to working capital management याद आ जाना चाहिए. एक था अग्रेसिव अप्रोच, एक मॉडरेट अप्रोच और एक कंजर्वेटिव अप्रोच. अग्रेसिव अप्रोच में ये होता है कि सर जो भी पैसा फंसा हुआ है ना, उसको हम लोग फंड करते हैं विद शॉर्ट टर्म सोर्सेस, राइट? पैसा फंसा हुआ है मतलब इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, डेटर्स में फंसा हुआ है, इसी को तो फंड करना है. तो अग्रेसिव में ना हम लोग शॉर्ट टर्म को यूज करते हैं. कंजर्वेटिव सर बहुत ही सेफ खेलना है, तो उसमें जो भी पैसा फंसा हुआ है ना उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड करते हैं. और मॉडरेट में क्या करते हैं? मॉडरेट में हम जो भी पैसा फंसा हुआ है ना उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक परमानेंट और दूसरा वेरिएबल. परमानेंट का मतलब सर कुछ पोर्शन है जो थ्रू आउट द ईयर फंसा हुआ ही रहता है, उस पोर्शन को लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड करेंगे. एंड जो वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम, राइट? कुछ कुछ सीजन में ज्यादा फंसा हुआ रहता है, कुछ कुछ सीजन में कम फंसा हुआ रहता है, राइट? तो वो जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेस से फंड करते हैं, राइट? तो मॉडरेट अप्रोच में वी स्प्लिट द वर्किंग कैपिटल इनटू टू, परमानेंट एंड वेरिएबल. परमानेंट is funded via long term and variable is funded via short term. Let's see. Would most likely fund permanent current assets using long term funds and fund seasonal current asset using short term funds. Perfect answer. एक बार बी देख लेते हैं. फंड बोथ परमानेंट एंड सीजनल करंट एसेट्स यूजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स. परमानेंट हो या सीजनल, सर हम लोग शॉर्ट टर्म फंडिंग का यूज करेंगे, तो ये तो अग्रेसिव हो गया, राइट? सी क्या कहता है? परमानेंट करंट एसेट्स यूजिंग शॉर्ट टर्म एंड सीजनल यूजिंग लॉन्ग टर्म. ये तो कुछ अलग ही बोल रहा है, वियर्ड बोल रहा है. इनफैक्ट बी वाला इज अग्रेसिव. क्वेश्चन नंबर 4. चलो क्वेश्चन नंबर 3 के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 खुद टैकल कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ अ मॉडरेट अप्रोच? मॉडरेट तो आपको पता ही है, सब परमानेंट वाले को लॉन्ग टर्म सोर्स और वेरिएबल वाले को शॉर्ट टर्म. लेट्स सी. परमानेंट वर्किंग कैपिटल आर फंडेड यूजिंग लॉन्ग टर्म डेट, सही कह रहा है. तो कंपनी ए का परमानेंट लॉन्ग टर्म से और कंपनी ए का वेरिएबल इक्विटी से. इक्विटी तो लॉन्ग टर्म ही होता है जनरली, तो ये रॉन्ग हो गया. मतलब कंपनी ए मॉडरेट अप्रोच यूज नहीं कर रहा है. इनफैक्ट अगर बोले तो सर कंपनी ए परमानेंट एंड वेरिएबल दोनों को लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फंड कर रहा है, तो कंपनी ए इज कंजर्वेटिव, राइट? लेट्स सी. कंपनी बी परमानेंट को इक्विटी से फंडिंग कर रहा है लॉन्ग टर्म, और वेरिएबल को शॉर्ट टर्म से कर रहा है. ये तो परफेक्ट है ना मॉडरेट अप्रोच. कंपनी सी क्या कर रहा है? परमानेंट को शॉर्ट टर्म और वेरिएबल को लॉन्ग टर्म. ये कुछ वियर्ड बोल रहा है. तो कंपनी बी मॉडरेट अप्रोच को फॉलो कर रहा है, राइट? ओ का इट इज बी. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statements regarding exchange traded derivatives is least accurate? लीस्ट एक्यूरेट क्या गलत है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के टूल्स? सामने से दिख रहा है इलिक्विड. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर व्हाट? लिक्विड. क्लियरिंग हाउस है जो ये गारंटी करता है कि डिफॉल्ट रिस्क या फिर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं होगा, राइट?
तो B is least accurate. Question number 6. An investor hedges her long position in her shares. एक इन्वेस्टर का लॉन्ग पोजीशन है, ऑब्वियसली हेज करेगा वो. क्या कैसे हेज कर रहा है? तो बाय टेकिंग अ पोजीशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वेयर शी अग्रीज टू सेल, राइट. एक तो होता है ना कि यार आप क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, एक होता है कि चलना एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ लिया कि यार इन्वेस्टर का लॉन्ग पोजीशन है, उसको डेरिवेटिव्स को यूज करके वो हेज करेगा और फॉरवर्ड को यूज करके हेज करेगा, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड सेल करेगा, राइट, ताकि अगर शेयर का प्राइस गिरता भी है तो शेयर्स में नुकसान होगा जो कॉम्पेंसेट करेगा फॉरवर्ड में गेन, फॉरवर्ड सेल में गेन होगा. सही बोला, राइट. Which of the following statement best describes the investor position regarding the forward contract? ये तीनों ऑप्शन में से forward contract के towards कौन सा ऑप्शन सही है? Let's see. The investor will have a gain on the forward contract when the price of the share falls. सही तो बोल रहा है. अगर शेयर प्राइस गिर जाता है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द इन्वेस्टर विल हैव अ गेन ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द शेयर्स राइजेस. नहीं भाई, मैंने फॉरवर्ड सेल कर रखा हुआ है तो शेयर प्राइस गिरने से मेरे को फायदा होगा, और शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो नुकसान होता है. ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? द इन्वेस्टर विल नीदर हैव अ गेन नॉर लॉस ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हर पोजीशन इज हेज. कुछ भी, राइट. क्वेश्चन नंबर 7. अ फर्म दैट इज एक्सपीरियंसिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जैसे जैसे फर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वैसे कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ रहा है, राइट. और जब कोई भी फर्म एक्सपीरियंस कर रहा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब फर्म इज ऑपरेटिंग अबव द मिनिमम एफिशिएंट स्केल. ये है आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल. एक्स एक्सिस में है क्या? क्वांटिटी. वाई एक्सिस में क्या है? कॉस्ट. तो मैंने बोला ये है आपका मिनिमम एफिशिएंट स्केल और इसको करस्पॉन्ड कर रहा है ये क्वांटिटी. आप ऐसे समझो ना सर, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द स्वीटेस्ट स्पॉट. मतलब ये क्वांटिटी या फिर इतना तक का क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट सबसे लोएस्ट होगा. लेकिन अभी फर्म डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब फर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, राइट. देखो यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो सर क्या करें, कैसे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हटाए? सर क्या सोल्यूशन होगा? कुछ नहीं, स्केल डाउन करो, वापस से आप वो लेवल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करो जहां पे कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट? लोएस्ट. ऑप्शन ए क्या है? डिक्रीज इट्स प्लांट साइज. ऑप्शन बी बोल रहा है डिक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन. बोल रहा है यार एक काम करो ना, शॉर्ट टर्म में क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करो, लॉन्ग रन में वापस से ज्यादा प्रोड्यूस करना, मतलब लॉन्ग रन में वापस से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, राइट. अपने को तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को कंप्लीटली हटाना है, तो यार अपने को ना परमानेंटली स्केल डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज प्लांट साइज, एंड वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां पे कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट? लोएस्ट. बी वाला ऑप्शन समझा क्यों रॉन्ग है? वो बोल रहा है शॉर्ट रन में कम प्रोड्यूस करो, मतलब लॉन्ग रन में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वापस से डिसइकोनॉमिक्स के टेरिटरी में घुस जाएंगे, राइट. तो बी रॉन्ग. सी तो मतलब क्या ही बोल रहा है, शट डाउन इन द लॉन्ग रन. अभी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल चल रहा है, बोला चलने दो, चलने दो, कोई वांदा नहीं, लॉन्ग रन में दुकान बंद कर देंगे, फैक्ट्री वगैरह बंद कर देंगे. क्या बोल रहा है? ठीक है, तो सी तो मतलब ऐसे ही है. क्वेश्चन नंबर 8. अ मार्केट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले तो ऑप्शंस देख लेता हूँ. ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं पढ़ रहे, ऑप्शन देख रहे, बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से मार्केट को सूट करता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक. तो पहला बुलेट देखो, बोल रहे हैं देयर इज अ लार्ज नंबर. लार्ज नंबर बोलते ही मोनोपोली तो उड़ गया, ओलिगोपोली भी उड़ गया, क्योंकि मोनोपोली में तो एक ही प्लेयर होता है और ओलिगोपोली में फ्यू प्लेयर्स होते हैं. तो बचा क्या? मोनोपोलिस्टिक. ये स्मार्टनेस होना चाहिए एग्जाम में. अब वैसे पढ़ लेते हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ईच प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, राइट. लो बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी आ सकता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डिमांड इज हाईली इलास्टिक इन द सेंस कि सर प्राइस को आप जरा सा चेंज कर दो ना तो डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भागता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 9. इन कॉन्ट्रास्ट विद अ टिपिकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स. सही बोल रहा है. ऑप्शन बी बोल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस लिक्विड. गलत बोल रहा है, इनफैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर लिक्विड. और ऑप्शन सी बोल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव ग्रेटर काउंटर पार्टी रिस्क. कुछ भी बोल रहा है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेड है, क्लियरिंग हाउस है बीच में, जो ये इंश्योर करता है कि काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क ना हो, राइट. प्रॉपर मार्जिन एंड ऑल दैट कलेक्ट करता है. तो 9 का व्हाट? ए. इसके पहले मार्किंग किया ना. क्वेश्चन नंबर 10. An investor purchases stock on a 25% initial margin. 25% initial margin. Okay. तो लेवरेज रेशियो कितना है बाय द वे? तुरंत आ जाना चाहिए. लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला इज ए बाई ई. सर 100 का एसेट है, मैंने
सिर्फ 25 रुपए दिया, तो 100/25 इज व्हाट 4। दूसरा भी स्टाइल है करने का, 1 डिवाइड बाय इनिशियल मार्जिन, 1 डिवाइड बाय 0.25 करोगे तो भी आपका 4 आएगा, ठीक है। एनीवेज, पोस्टिंग $10 ऑन द ओरिजिनल, पोस्टिंग $10 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक प्राइस ऑफ 40। देखो 40 का स्टॉक प्राइस था, लेकिन मैंने घर से 10 दिया, तो हो गया ना 25% मार्जिन। द पोजीशन हैज रिक्वायर्ड मेंटेनेंस मार्जिन देके रखा हुआ है, ओके। द इन्वेस्टर लेटर सेल्स द स्टॉक फॉर $45, ओके। इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मार्जिन लोन इंटरेस्ट, वो सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटरेस्ट वगैरह को भूल जाओ। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। पहला वाला ऑप्शन बोला है लेवरेज रेशियो इज 3:1, गलत। लेवरेज रेशियो इज व्हाट 4:1। लेवरेज रेशियो, मार्जिन कॉल प्राइस इज $36। मार्जिन कॉल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल प्राइस 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। लेट्स डू इट। शुरू में प्राइस कितना था 40, इनिशियल मार्जिन कितना था 25%, तो 1 माइनस 0.25 इज कितना 0.75। मेंटेनेंस मार्जिन कितना है 20%, तो 1 माइनस 20% इज व्हाट 0.8। लेट्स सी मार्जिन कॉल प्राइस कितना आ रहा है 40 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 0.8, 37.5 आ रहा है। ये बोल रहा है 36, ये भी गया। तीसरा बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 50%। लेट्स सी लेवरेज रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, रिटर्न ऑन एसेट इनटू लेवरेज रेशियो। तो सर 40 का स्टॉक 45 हो गया, तो 40 का 45 हो गया, तो एसेट ने कितना रिटर्न जनरेट किया 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, दैट इज 12.5%। तो 12.5% इंटू लेवरेज रेशियो इज 4, 12.5 into 4 is what 50%. C is the correct answer. Question number 11. Which of the following statement about code of ethics is most accurate? Code of ethics most accurate कौन सा? A code of ethics does not need to include standards. सही बोल रहा है सर, सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स से तो चलेगा? हाँ चलेगा। स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, राइट। बी बोल रहा है मस्ट इंक्लूड प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। अरे स्टैंडर्ड्स होना जरूरी नहीं है बोला ना, तो ऑप्शन बी बोल रहा है मस्ट इंक्लूड, गलत। ऑप्शन सी बोल रहा है मस्ट इंक्लूड रूल बेस्ड, गलत। मस्ट कहां से आ गया, राइट। स्टैंडर्ड्स होना कंपलसरी नहीं है, राइट। तो 11 का व्हाट ए। 12. Which of the following statements about legal and ethical standards is most accurate? Ethical and legal standards often intersect but not always. Perfect statement। यहाँ पे देखो तो ऐसा डायग्राम बनता है, ये लीगल है, ये एथिक्स है। ऑफन इंटरसेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, वेन डायग्राम बन रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर जो लीगल भी है और एथिकल भी है, right? और ये वाला पोर्शन क्या है सर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एथिकल हैं बट लीगल नहीं है। ये वाला ऐसे बहुत सारे पोर्शन है सर, बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल है बट एथिकल नहीं है, राइट। तो ये तो सही बोल रहा है, एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफन इंटरसेक्ट बट नॉट ऑलवेज। सही। डी क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स आर अ सबसेट ऑफ लीगल स्टैंडर्ड्स। ये बोलना ये चाह रहा है, देखो तो डी क्या बोलना चाह रहा है, ये एथिक्स है और इसके अंदर लीगल है। इसका मतलब बोलना चाह रहा है वो सारा चीज जो एथिकल है वो लीगल है, गलत। जबकि मैंने बोला ना बहुत सारी चीज जो एथिकल है बट लीगल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, लीगल स्टैंडर्ड्स। इनफैक्ट इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये एथिक्स ये लीगल। ऑप्शन सी लीगल स्टैंडर्ड्स आर अ सबसेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा ठीक है चलो, ऑप्शन बी में पहला वाला इज लीगल एंड जो अंदर वाला बॉक्स है वो एथिकल, एथिक्स, राइट। तो ऑप्शन बी ये कह रहा है वो सारी चीज जो लीगल है वो एथिकल है। नहीं, हमने देखा ना ऐसे बहुत सारी चीजें जो लीगल हैं बट वो एथिकल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लीगल स्टैंडर्ड्स आर अ सबसेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब ऑप्शन सी का डायग्राम ये एथिक्स और ये क्या लीगल। बोल रहा है वो सारा चीज जो एथिकल है वो लीगल है, नहीं। जबकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारी चीजें सर इनफैक्ट जो एथिकल हैं बट वो लीगल नहीं है, राइट। तो सी बी व्हाट इनकरेक्ट। ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बट ऐसे डायग्राम बना दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शंस, राइट। बी एंड सी क्या कह रहा है, डायग्राम ये वाला परफेक्ट डायग्राम है, दोनों के बीच में वेन डायग्राम बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13।
every 6 month a bond pays a coupon interest equal to 3% of par. एक सेकेंड, अगर फेस वैल्यू पार वैल्यू 100 है, क्या बोल रहा है टोन देखना, every 6 month a bond pays a coupon interest equal to 3% of par. हर 6 महीने कितना मिलेगा? 3% ऑफ 100, 3 रुपए मिलेगा. तो बॉन्ड इज ऑप्शन नंबर ए, 3% सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड. एग्जाम की घाई में ऑप्शन ए टिक हो जाएगा. हर 6 महीना 3-3 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब कहने से कूपन रेट इज 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, नहीं क्या? ऑप्शन सी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ नहीं था, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि यार घाई घाई में ना मिस्टेक हो जाएगा. तो every 6 मंथ 3 मिल रहा है, इसका मतलब कूपन रेट क्या स्टेट किया हुआ रहेगा? 6% पर एनम सेमी एनुअली, राइट. क्वेश्चन नंबर 14. Assuming bond yields are greater than zero, बोल रहा है bond yield पॉजिटिव है. Which of the following statement about zero coupon bond is least accurate? Least accurate पूछ रहा है. ये तीनों में से क्या चीज false है towards zero coupon bond? ऑप्शन ए, a zero coupon bond may sell at a premium. खत्म हो गया स्टोरी. जीरो कूपन बॉन्ड का तो डेफिनेशन क्या है सर? जीरो कूपन बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, राइट. सर डिस्काउंट कम ज्यादा हो सकता है, but it will never happen that zero coupon bond will trade at a premium to the par, right? A क्या है? Least accurate. Question number 15. In a two asset portfolio, मेरे पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स है समझो. Reducing the correlation between the two assets moves the efficient frontier in which direction? Left, right? एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया. एक डायग्राम है करिकुलम में, देखो आपको ध्यान आ जाएगा. कोरिलेशन को आप कम करते जाओ ना तो रिस्क कटता है. ऐसा एक डायग्राम है. जितना कोरिलेशन को कम करोगे ना उतना ही रिस्क कटता है. और ये मैं क्या नया चीज बोल रहा हूँ? कोरिलेशन कम होने से सर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है, जिससे कि रिस्क क्या होता है? कम हो जाता है. तो जितना कोरिलेशन कम होगा ना दो एसेट के बीच में, उतना ही रिस्क क्या होगा? देखो कम कम होते जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, राइट. तो एफिशिएंट फ्रंटियर का लेफ्ट बल्ज हो जाता है अगर कोरिलेशन कम है तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ऑब्वियसली रिवीजन सीरीज चल रहा है तो मैं 100% पूरा का पूरा डाइवर्ट करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, राइट. इनफैक्ट अगर मैं किया तो भी मेरे को नवंबर स्टूडेंट्स को गाली देने वाले कमेंट में, ठीक है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. In a two asset portfolio, reducing the correlation between the two assets moves the efficient frontier in which direction? A कह रहा है the efficient frontier is stable. A बोल रहा है efficient frontier हिलेगा ही नहीं unless return expectations change. जब तक returns change नहीं होंगे वो दोनों asset के, तब तक efficient frontier हिलेगा ही नहीं. कुछ भी बोल रहा है. B बोल रहा है efficient frontier is stable unless the assets expected volatility changes. B बोल रहा है यार जब तक volatility standard deviation change नहीं होगा between the assets तब तक efficient frontier change हिलेगा ही नहीं. तो correlation क्या चीज के लिए फिर, राइट. सी क्या बोल रहा है? द फ्रंटियर एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट और नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट. सब मेरे को नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट ध्यान में नहीं आया तो डोंट वरी, लेफ्ट वाला टर्म रहेगा वहां पे, राइट. उन लोग को आप कितना कॉन्सेप्चुअली साउंड हो ये टेस्ट करना है. द फ्रंटियर एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट representing a reduction in risk while maintaining or enhancing portfolio returns, right. जितना कोरिलेशन कम उतना बेनिफिट ज्यादा, उतना रिस्क रिडक्शन ज्यादा, राइट. मैंने बोला रिस्क रिडक्शन ज्यादा मतलब रिस्क कम, राइट. ओके, ये था आपका सीरीज 2. चलो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपना एक्यूरेसी चेक कर लेना, ठीक है.